हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है शारीरिक पुष्टि, योग्यता एवं जीवन शैली। और ये वन शॉट रहने वाला है, यानी कि सिंगल वीडियो से आपको जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। और आगे मैं बात करूं तो क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलते हैं ना, 10 के 10 चैप्टर से, कितने 10 के 10 चैप्टर आपको जो सिलेबस में आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो 4 से 5 सालों में आ रखे हैं, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर ली हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिजिकल के एग्जाम में आपको 70/70 चाहिए ना, तो वह इस वीडियो को देख लेना ध्यान से। ठीक है, लगभग 3 घंटे की वीडियो बनाई है बहुत मेहनत करके, तो तुमको ही मेहनत करनी है। ठीक है, ध्यान से देखनी है और फिजिकल एग्जाम जाके दे के आना है। ठीक है ना भाई। तो बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। भी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की। ठीक है, सब टॉपिक कवर करेंगे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका कि सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि का अर्थ और महत्व, ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, आप सिलेबस चेक कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे भाई इनके अर्थ की, ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे इन तीनों के महत्व की, सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि। तो देखो, पहले मैं बात करूं सुयोग्यता। तो सुयोग्यता क्या होता है? एक व्यक्ति की क्षमता होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे एक व्यक्ति जो है अच्छा संतुलित जीवन जी पाए। ठीक है ना। एक व्यक्ति अगर वो बैलेंस लाइफ जी रहा है, वो हर चीज शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, यानी कि फाइनेंशियली भी, हेल्थ हेल्थ के तौर पर मैं देखूं, यानी कि हर तरीके से वो अपना जीवन अच्छे तरीके से जी रहा है, किसी एक ही तरफ ज्यादा झुकाव नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे योग्यता। वो व्यक्ति के पास क्या वेलनेस है, यानी कि योग्यता क्या है? एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा एक अच्छा संतुलित जीवन वो व्यक्ति व्यतीत करता है, जीता है। ठीक है ना, तो योग्यता ये हो जाएगी। आगे बात करो स्वास्थ्य की, या स्वास्थ्य कह लो। कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? कि जो व्यक्ति है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो? पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। यानी कि शारीरिक रूप से भी उसकी हेल्थ अच्छी हो, मानसिक रूप से उसका जो मन है वो हेल्दी हो, माइंड जो उसका हेल्दी हो, और सामाजिक रूप से भी क्या हो? वो स्वस्थ हो। तब हम कहेंगे हाँ उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बाकी स्वास्थ्य का मैं कहूँ तो शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, यानी कि समस्या विहीन शरीर क्या है आपका? स्वास्थ्य होता है। यानी कि शरीर में कोई भी समस्या नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य हम बोल देते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में जब पूछे आपसे यार, तो ये दोनों ही चीज आप बताओगे। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, शारीरिक पुष्टि की बात करूं तो शारीरिक पुष्टि क्या है? बेसिकली आपके काम करने की क्षमता बिना थके हुए। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एक साधारण व्यक्ति क्या होता है? एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ होता है कि उसके दैनिक कार्य करने की क्षमता, दैनिक कार्य मतलब जो जो दिन भर में वो करता है, तो उसकी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक पुष्टि बोल देते हैं। ठीक है। और व्यक्ति के थकावट का अनुभव किए बिना कार्य कर सके, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि शारीरिक पुष्टि क्या है, कि जो व्यक्ति है काम खत्म होने के बाद और काम कर भी रहा है, तो बिना थकावट का अनुभव किए बिना क्या है वो कार्य कर सके, अपना काम कर सके, और कार्य खत्म हो भी जाए तो भी उसके पास और काम करने के लिए शक्ति बची हो, तो मैं बोलूंगा हाँ वो व्यक्ति क्या है? शारीरिक रूप से क्या है? पुष्ट है। ठीक है, फिजिकली वो फिट है। समझ आ रहा है भाई कि स्वास्थ्य का, सुयोग्यता का और शारीरिक पुष्टि का मतलब क्या है? भाई चैप्टर का नाम है तो क्लियर होना चाहिए तुम्हें कि शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और आपका क्या है भाई? स्वास्थ्य का मतलब क्या है। ठीक है भाई, समझ आ गया। कि दोबारा बता देता हूँ, शारीरिक पुष्टि बेसिकली क्या है? एक व्यक्ति जो अपना दैनिक काम करने की उसकी क्षमता है, जो कि उसको बिना थके वो कर पाए, और काम खत्म हो जाए तो उसके बाद भी वो अतिरिक्त काम वो कर पाए, तो यही क्या उसकी शारीरिक पुष्टि है ना। तो अब हम बात करेंगे भाई महत्व की। तो पहले बात करेंगे सुयोग्यता के महत्व की, फिर स्वास्थ्य की, और फिर शारीरिक पुष्टि। तो सुयोग्यता की बात करूं तो पहला आप बताओगे इसमें जो उसका महत्व आता है कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ठीक है ना भाई। अगर व्यक्ति क्या है? सुयोग्य है, तो उसका स्वास्थ्य में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सुधार रहेगा, क्योंकि वो बैलेंस है, उसका जीवन कैसा है? संतुलित है। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ठीक है, जो सुयोग्य है, क्योंकि वो अब हर तरीके से आपका जीवन पूरी तरीके से संतुलित है, तो आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य क्या बेहतर बनेगा। और सुयोग्यता के कारण क्या? व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाएगी? स्वास्थ्य के सुधार के लिए। आगे मैं बात करूं अच्छा नागरिक बनने के लिए, जब वो हर तरीके से बैलेंस है उसकी लाइफ, तो एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा। वो जो उसके प्रति कर्तव्य है, ये देश के प्रति जो उसके कर्तव्य एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, तो वो इजिली कर पाएगा ना। तो यही बोला जाता है कि एक वेलनेस होना एक व्यक्ति के पास बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तभी क्या वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी भाई योग्य व्यक्ति के अपनी आदतों और कार्यों को संतुलन में रखते हुए समाज और देश के विकास में अपना योगदान
देता है। एक निष्क्रिय व्यक्ति और जो सुयोग्य व्यक्ति नहीं है, तो वो तो कभी एक अच्छा नागरिक और एक निष्क्रिय व्यक्ति रहेगा। तो सुयोग्य व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सकता है, क्योंकि वो अपनी आदतों और कार्यों को संतुलन में रखते हुए समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने विकास में योगदान देता है। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए आगे मैं बात करूं, तनाव रहित जीवन जीने के लिए, भाई बिना टेंशन का जीवन जीना है तो योग्यता बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है ना। देखो, जब भी हम किसी एक चीज के प्रति झुकाव ज्यादा दे देते हैं, तो दूसरा क्या होता है कि भाई हमारा को वहां से टेंशन आने लगती है दूसरी साइड से। तो जब हम इक्वली बैलेंस करके चलते हैं तो हमें टेंशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो यही बोला जाता है भाई योग्य व्यक्ति क्या होता है, वो तनाव रहित रहता है। तो अगर आपको तनाव रहित रहना है तो योग्यता बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो योग्यता व्यक्ति को तनाव, डर या समस्याओं से मुक्त रखती है। ठीक है भाई, योग्यता कब रख पाओगे, जब भाई आपका हर एस्पेक्ट जीवन का बैलेंस है। ठीक है ना, किसी एक भी एस्पेक्ट की तरफ आपको झुकाव ज्यादा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो सुयोग्यता है। ठीक है ना, आप सुयोग्य व्यक्ति हो। तो सुयोग्यता व्यक्ति को तनाव, डर, समस्याओं से बिल्कुल मुक्त रखती है और इस संतुलित जीवन जीने में सहायक होती है। तो ध्यान रखना भाई, तनाव रहित जीवन जीना है तो सुयोग्यता चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाएगी। उसके बाद जीवन का आनंद लेना है, तो जिंदगी के असली मजे लेने हैं तुम्हें, तो तुम्हारे पास वेलनेस यानी कि योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो सुयोग्य व्यक्ति क्या भाई शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है भाई, सक्रिय रहता है ना, एक्टिव रहता है। तो वो क्या जीवन के मजे भी ले पाता है, यानी जीवन का आनंद भी वो ले पाता है। ठीक है ना, लेकिन निष्क्रिय व्यक्ति तो बस अपना जीवन आलस में ही काट रहा है, उसको जिंदगी होती क्या पता थोड़ी रहेगा। वो तो अपना बिस्तर में किसी काम को आलसपन में करता है, तो उसको जिंदगी के वो मजे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक काम 1 घंटे का होता है, वो 2 घंटे लगा रहा है, तो उसको जो जीवन के मजे हैं, जिंदगी के मजे वो नहीं आएंगे। जीवन का जो आनंद होता है वो हमेशा अपनी जिंदगी को कोसेगा। लेकिन एक सुयोग्य व्यक्ति वो नहीं कोसेगा, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति क्या है भाई, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय है, एक्टिव है, फिजिकली भी, माइंड से भी, तो वो अपने जीवन का आनंद ले पाएगा। तो जीवन का आनंद प्राप्त करना है तो एक सुयोग्यता बहुत जरूरी होती है भाई। ठीक है, आगे चले। लक्ष्य प्राप्ति में मदद के लिए जो सुयोग्य व्यक्ति है ना, जो वेलनेस है एक व्यक्ति के पास, वो उसके गोल को प्राप्त करने में उसको बहुत मदद करती है। भाई ध्यान रखना कि अगर आप एक योग्य व्यक्ति हैं तो आप इजीली अपना गोल क्या कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। ठीक है, देखो, योग्य व्यक्ति क्या भाई अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण क्या है, अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम है। जब आप इक्वली बैलेंस हो हर जगह से, आपका फिजिकली भी, मेंटली भी, और जितने जीवन के जितने भी एस्पेक्ट है वहां, उसके बाद आप क्या कर पाओगे, जो आपका गोल है ना, कोई आपको उसे प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा, है ना। जब आप अपनी पढ़ाई की बात करो, जब आप हर चीज को बैलेंस करके चलोगे, अपने घर के काम को, अपनी पढ़ाई को, इक्वली हर चीज को, तो आपके जो जो गोल है ना, अलग अलग क्षेत्र के लिए जब कर रहे हो, वो इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति मदद के लिए भी सुयोग्यता जो है बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, यानी महत्व हो जाएगा योग्यता का। समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। ये तो सबको पता होता है। ठीक है भाई, अगर आप हेल्थी नहीं होगे तो आपके अंदर क्या क्या आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा भाई, अगर हेल्दी रहोगे तो आपके अंदर वो चीजें नहीं आएंगी जो आगे बताऊंगा। तो बहुत आसान होता है, इसका आंसर तो बच्चा बिना पढ़े भी कर सकता है। तो देखो, पहला कि बुढ़ापे के लक्षणों से दूर करने में सहायक। अब अगर हेल्दी हो, ठीक है, स्वास्थ्य तो आपका ठीक है, तो आपको जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं वो जल्दी थोड़ी आएंगे, अपने टाइम पर आएंगे जब होता है। तो बुढ़ापे के लक्षणों को दूर रखने में सहायक होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा यार, 30 एज में, 25 25 तो नहीं, लेकिन 28, 30, 32 की एज में उनके वाइट दाढ़ी आने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बुढ़ापे का लक्षण है, वो उसी के आएगी जिसका हेल्थ ठीक नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन जो फिजिकली फिट रहते हैं ना, जो उनका हेल्थ बढ़िया है, तो उनके जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं भाई, बाल वाइट होना, ठीक है, और आपका जो है, आपके जो फेस है वो थोड़ा जैसे मतलब कि अलग सा ही दिखने से बूढ़े लोगों का दिखता है ना, तो वैसा होने लग जाता है। लेकिन अब अगर आपका हेल्थ ठीक है तो क्या होगा, ये आप दूर रहोगे इन लक्षणों से। तो स्वास्थ्य का पहला महत्व हो गया। दूसरा, स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, उसमें सहायक है भाई। स्वास्थ्य क्या भाई, हेल्दी जीवन, फिट एंड फाइन जीवन जीना है, तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है भाई, तो आज से अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है, और मैं भी रखूंगा भाई। ठीक है, मैं भी ध्यान नहीं रखता अपनी हेल्थ का। उसके बाद शरीर को निरोगी बनाने में सहायक। स्वास्थ्य ठीक है, आपके अंदर कोई रोग नहीं लगेगा, तो शरीर को निरोगी बनाना है तो वहां भी आपकी हेल्थ ही काम आएगी। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो आपको कोई रोग लगेगा नहीं, कोई डिसीज आपको होगा ही नहीं। तो शरीर को निरोगी बनाने में सहायक होता है। उसके बाद शरीर में शक्ति बनाए रखने में सहायक। ठीक है, अगर आपका हेल्थ ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, तो आपकी जो शक्ति है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है,
स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी अवरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता, ठीक है। आपको कोई मुक्का मारता है, उसका आप हाथ रोक लेते हो, तो आपकी शक्ति तो है वो, ठीक है। तो क्या है, तो शक्ति आपकी बढ़ती है कब? जब का हेल्थ ठीक होगा। आप पहले से ही मरियल हो, कोई आपको एक मारेगा, आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, यानी कि आपकी शक्ति आपके अंदर नहीं है। तो हेल्थ क्या करता है? शरीर में शक्ति बनाए रखने में सहायक होता है, तो ये भी इसका हेल्प इंपॉर्टेंस हो जाएगी। आगे मैं बात करूं, शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है भाई, ठीक है। कि आपको जो शरीर है वो ज्यादा काम कर पाए, बिना थके कर पाए, ठीक है। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, तभी जाके आप शारीरिक पुष्टि प्राप्त कर पाओगे, जो कि आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना, उसका महत्व। तो शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है भाई स्वास्थ्य, ठीक है। आप अधिक काम कर पाओगे अपनी क्षमता से ज्यादा, तो इस स्वास्थ्य के कारण ही हो पाएगा। तो स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे बहुत है, जो कि आज की जनरेशन फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना भाई। तो हमें क्या करना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, तो इसके महत्व हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भाई शारीरिक पुष्टि के महत्व की, कि इसका क्या महत्व है, यानी कि फिजिकल फिटनेस। तो एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए, यानी कि अगर आप फिजिकली फिट हो, देखो हर चीज, योग्य तो व्यक्ति होगा, योग्य जो व्यक्ति होगा वो फिजिकली फिट भी होगा, माइंडली उसका माइंड भी सही रहेगा, और उसका हेल्थ भी ठीक होगा, तभी हम उसको योग्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकली फिट का मतलब कि आपका हेल्थ पहले बढ़िया है, ठीक है, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तभी एक शारीरिक पुष्टि प्राप्त हो पाएगी, तभी आप एक काम को ज्यादा देर तक कर पाओगे बिना थके, है ना। तो एक स्वस्थ जीवन जीना है, एक सक्रिय जीवन जीना है, तो उसके लिए शारीरिक पुष्टि बहुत जरूरी है ना भाई। तो शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति एक अधिक समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है। जिसका हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं है ना, तो वो जीवन जो है ना अपना ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, और वो सक्रिय भी नहीं रह पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो एक शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति है, तो शारीरिक पुष्टि होती क्या बता चुका हूँ, तो अगर वो व्यक्ति वैसा है तो लंबे समय तक, अधिक समय तक वो सक्रिय रह पाएगा, और अपने जीवन को ज्यादा समय तक जी भी पाएगा, है ना। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है, एक काम को 10 मिनट करता है या दौड़ता है तो वो थक जाता है, एक बंदा बहुत 20-30 एक घंटे से दौड़ रहा है तब भी नहीं थक रहा है। तो आपको दिख रहा होगा एक्टिव कौन है, वो जो 1 घंटे से भाग रहा है, वो ज्यादा एक्टिव वो नहीं है ना। तो अपना जीवन कैसे जी रहा है, एक्टिवली भी जी रहा है, और वो ज्यादा समय तक भी जिएगा। तो एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। आगे चले, ऊर्जा, शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए, सीधी सी बात है भाई, अगर आप शारीरिक रूप से पुष्ट है तो आपकी एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। देखो स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि आपस में भाई बैलेंस है, ध्यान, मतलब कि इक्वल है ना, मतलब कि उसके बिना अधूरा है शारीरिक पुष्टि। तो स्वास्थ्य ठीक है तो शारीरिक पुष्टि आपकी आई जाएगी। शारीरिक पुष्टि का मतलब कि आपकी ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ रही है, तो ध्यान रखना। तो भाई ऊर्जा, शक्ति और आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए आपकी शारीरिक पुष्टि जरूरी हो जाती है। तो पुष्ट शरीर के कारण व्यक्ति दैनिक कार्यों को बिना थकावट के पूरा कर सकता है। कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, इसलिए, है ना भाई। और अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता विकसित होती है शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति जो होता है उसके अंदर। तो ऊर्जा, शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या है, शारीरिक पुष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। उसके बाद शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर करने के लिए, आपका जो देखते हैं ना आप, गली के अंकल जो होते हैं उनका जो पेट आगे ऐसे निकल रहा होता है ना, तो वही जो वसा होती है वो फैट होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वसा है ना, जो अतिरिक्त वसा है, उसको दूर करने के लिए, दूर रखने के लिए शारीरिक रूप से जो पुष्ट होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है ना भाई। तो शारीरिक पुष्टि है ना, वो वसा को नियंत्रित रखती है। शारीरिक पुष्टि कैसे होगी? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम वगैरह जाएंगे, मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आप शारीरिक रूप से पुष्ट रह पाओगे, है ना। और जब ये सब आप करोगे, शारीरिक पुष्टि आपके अंदर है, तो आप वसा को कंट्रोल कर पाओगे, है ना, वसा नियंत्रित रहती है, और शरीर को फिट और सक्रिय बनाए रखती है ना भाई। तो भाई वसा नहीं है, तोंद आपकी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकली फिट रहोगे, यानी कि आप शारीरिक रूप से पुष्ट हो, तो जितनी भी एक्स्ट्रा वसा होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो दूर रहती है ना भाई, समझ आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और एक और आनंद में जीवन जीने के लिए, जो कि मैंने पीछे ही बात करी थी, है ना भाई, इस योग्यता में। तो शारीरिक पुष्ट व्यक्ति जो है ना, ये शारीरिक पुष्टता व्यक्ति को आनंद और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने में मदद करती है। जो व्यक्ति हेल्दी होगा, शारीरिक रूप से पुष्ट होगा, वो अपना जीवन बढ़िया जी रहा होगा भाई, और एक कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा होगा, है ना। और ये सकारात्मक जो है आत्म छवि को विकसित करती है। जो उसकी इंटर पर्सनैलिटी होती है, जो खुद की उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो उसको डेवलप करती है शारीरिक पुष्टि, ठीक है। और जो सकारात्मक अप्रोच होती है ना एक व्यक्ति के पास, कि भाई आत्मविश्वास उसके अंदर होता है, वो जीवन को आनंद से जी रहा होता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो निखर कर आती है। एक नेगेटिव इंसान जो बिल्कुल परेशान है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी की वैसी ही दिखेगी। लेकिन जो कॉन्फिडेंट है,
फिजिकली फिट है तो उसका जो है आत्म छवि यानी उसकी पर्सनैलिटी वो भी एक नंबर की निखर कर आएगी, विकसित होएगी। तो ये इसके महत्व हो जाएंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना किसके, शारीरिक पुष्टि के, ठीक है ना। तो देखो तीनों की बात करी है मैंने, अर्थ की बात कर ली, समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि के घटक या आप कह लो आयाम, ठीक है ना, एंड डायमेंशन या इसके जो भी घटक है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। लगभग घटक आयाम लगभग सेम है, तो ध्यान रखना। तो पहले हम बात करेंगे भाई सुयोग्यता के घटक की, है ना भाई, कि सुयोग्यता के घटक कौन कौन से होते हैं। घटक बेसिकली ये होते हैं कि हिस्से, अगर मैं घटक बोल रहा हूँ ना, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ घटक, घटक का मतलब है हिस्से, यानी कि सुयोग्यता के हिस्से, ठीक है, सुयोग्यता के हिस्से यानी कि सुयोग्यता किससे मिल मिलकर बनी है। अगर मैं सुयोग्यता बोल रहा हूँ तो सुयोग्यता में और क्या क्या आता है, जब जाके एक पूरा सुयोग्यता, यानी कि अगर मैं सुयोग्यता बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सुयोग्यता बोल रहा हूँ तो इसके अंदर भी बहुत सारे हिस्से हैं इसके, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि भाई सुयोग्यता के घटक, अरे घटक का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए, तो अगर मैं कल्याण या सुयोग्यता, ठीक है भाई, इसके घटक की बात करूं, तो पहला हमारा जो आता है ना यहाँ से, वो आएगा भाई सामाजिक योग्यता। सामाजिक योग्यता है सामाजिक सुयोग्यता, ठीक है, यानी कि सामाजिक सुयोग्यता, लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की क्षमता। कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो सुयोग्यता का मतलब बता चुका हूँ कि आप मेंटली फिजिकली हर तरह से अगर बैलेंस से संतुलित जीवन जीते तो आप सुयोग्य हैं। तो उसके अंदर ये सब आ जाती है, ठीक है, अगर आप ये सब आप कर पा रही हैं तो आप सुयोग्य हैं, ठीक है ना। तो देखिए सामाजिक सुयोग्यता का मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ सफलता से क्या कर पा रहे, बातचीत करने में सक्षम हैं, अच्छे से बात करने में, तो आपके अंदर क्या सामाजिक सुयोग्यता है, ठीक है, पहला ही हो गया। उसके बाद है भाई आध्यात्मिक सुयोग्यता, क्या, आध्यात्मिक सुयोग्यता कि जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करता है, ठीक है भाई। जो आध्यात्मिक सुयोग्यता है ना, वो क्या करता है भाई, जीवन का अर्थ, ठीक है ना, जो बंदों को पता नहीं होता है, जीवन का अर्थ और दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन देता है। जिसके अंदर आध्यात्मिक सुयोग्यता होती है उसको पता है कि मेरा जीवन का मतलब क्या है, पर्पस क्या, मेरी डायरेक्शन का है क्या है जीवन की, तो उसको पता होता है। देखो यहाँ से वो टेंशन फ्री हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा पर्पस क्या है जीवन का। लेकिन एक जो आध्यात्मिक सुयोग्यता एक व्यक्ति के पास है, तो वो क्या कर पाता है, जीवन के अर्थ को समझ पाता है, उसको दिशा प्रदान करता है। आगे चले, उसके बाद है भौतिक सुयोग्यता, यानी कि दैनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता। तो एक व्यक्ति, मैंने बोला था योग्यता कब होगी, जब उसका स्वास्थ्य शारीरिक पुष्टि ठीक होगी, और शारीरिक पुष्टि ठीक होगी तो वो दैनिक कार्य अच्छे से कर पाएगा, और दैनिक कार्य कब अच्छे से कर पाएगा, जब उसका हेल्थ अच्छी होगी। तो सारे आपस में इंटरलिंक्ड है ना। और भौतिक सुयोग्यता का मतलब क्या होता है कि उसको जो दैनिक कार्य है ना, वो उसको अच्छे से कर पा रहा है, दैनिक कार्य जो है अच्छे से करने की क्षमता है ना। उसके बाद पर्यावरण सुयोग्यता, कि भाई पर्यावरण सुयोग्यता क्या होती है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य उपाय और जीवन स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता, मतलब कि वो जो है पर्यावरण से योग्यता क्या भाई, स्वास्थ्य उपाय, है ना, कि भाई अपना जो स्वास्थ्य है, मतलब कि कुछ भी कैसे उपाय, स्वास्थ्य यानी हेल्दी उपाय, और जीवन स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता, बेसिकली वो क्या हो जाएगी आपकी पर्यावरण योग्यता हो जाएगी। आपकी जो भी उपचार आप कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, वो हेल्दी उपाय है ना, और जीवन स्तर को आप बढ़ावा देने की क्षमता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पर्यावरण सुयोग्यता हो जाएगा। उसके बाद व्यावसायिक सुयोग्यता, काम और आराम के बीच संतुलन। व्यावसायिक योग्यता क्या है, कुछ लोग तो क्या करते हैं भाई, काम काम करते रहते हैं, आराम तो करते ही नहीं है, तो ये व्यावसायिक योग्यता नहीं कहेंगे हम। व्यावसायिक योग्यता क्या है, आपका काम और आपका आराम दोनों बैलेंस है ना। आपका काम पता आपको इतना करना है, मतलब इतने टाइम तक करना है, फिर आप आराम करोगे। तो यानी कि काम और आराम दोनों के बीच में क्या आपका बैलेंस बन जाए, तो क्या व्यावसायिक योग्यता है। उसके बाद बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता का मतलब क्या है, जानना और कुशलता से जानकारी का उपयोग की दक्षता। मतलब कि कहने का मतलब ये जानना मतलब कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, 2 मिनट इसको मैं इरेज कर दूं। तो बौद्धिक योग्यता में क्या आता है भाई, जानना, यानी कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, गैदर कर लिया, गैदर कर लिया मतलब इकट्ठा कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, कुशलता से मतलब अच्छे से उसकी जानकारी का उपयोग करने की दक्षता, मतलब कि उस जानकारी को आपने कहाँ इम्प्लीमेंट किया, ये क्या आती है आपकी बौद्धिक योग्यता, है ना भाई, समझ आ गया, ये हो जाएगा। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता क्या है कि काम और आराम के बीच संतुलन, ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी ये पढ़ना है ना, ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद क्या आपका भावनात्मक योग्यता, है ना, इसमें क्या होगा कि पूरी तरीके से तनाव,
और भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता। एक व्यक्ति अपने क्या कर रहा है भाई, भावनाओं पर नियंत्रण कर पा रहा है, तनाव से दूर है, तनाव पर भी नियंत्रण उसने कर रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो भावनात्मक योग्यता उसके पास है। और जब वो पूरी तरीके से सब कामों में कर पा रहा है, तो अपने जीवन के जितने भी सारे एक्सपेक्ट, देखो जिंदगी के सारे एस्पेक्ट आ गए इसमें, है ना, जो जो घटक आ गए इसके अंदर, तो ये सारे योग्यता के हिस्से हैं यानी पार्ट हैं, इससे जाके एक योग्यता बनती है ना। तो जब एक ये व्यक्ति के पास सब चीजें होंगी, जब वो कर पा रहा है, तब मैं बोलूंगा कि हाँ वो व्यक्ति योग्य है, तो इसके घटक हो जाएंगे। समझ आ गया भाई? अच्छे से समझ आ गया होगा? कुछ डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में। अब हम बात करेंगे भाई स्वास्थ्य के आयाम यानी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इसकी हम बात करेंगे। देखो, तो इसके यानी शारीरिक, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, ठीक है ना, यानी इंटेलेक्चुअल, आध्यात्मिक। ये क्या इसके डायमेंशंस हैं। देखिए डायमेंशन मतलब होता है पहलू, यानी कि स्वास्थ्य के कौन कौन से पहलू हैं, ठीक है, जिसके मैं बात करनी है। तो पहली आती है भाई फिजिकल हेल्थ आपकी, ठीक है, यानी कि फिटनेस। तो देखो शारीरिक की बात हम करेंगे तो सब फिटनेस की बात हम करते हैं, पोषण की बात हम करेंगे, मतलब करते हैं। आपको इतना ही जानना है, देखो आपके अगर एग्जाम में आता है कि भाई आपको स्वास्थ्य के आयाम बताओ, तो आप पहले क्या हेडिंग बनाओगे, आप लिखोगे भाई शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। इसे हम बताओगे कि इसके अंतर्गत हम फिटनेस, पोषण, चिकित्सा देखभाल, खुद की देखभाल यानी कि आत्म देखभाल, और मादक पदार्थ के सेवन पर नियंत्रण, ठीक है, जैसे पदार्थ मतलब कि जो कि सेवन नहीं करना चाहिए उनका, है ना, उस पर हम नियंत्रण कर पा रहे हैं, तो ये शारीरिक के अंदर आएगा, जो कि शरीर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे हेल्थ का जो शारीरिक आयाम है ना। आगे मैं बात करूं भावनात्मक, यानी कि भावनाओं की देखभाल, ठीक है, आपके जो इमोशंस है, क्योर ऑफ इमोशंस, भावनाओं को कहीं भी बयान नहीं करना है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है। उसके बाद संकट और तनाव प्रबंधन, यानी कि जो आपका जो तनाव है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो आप, उसको प्रबंध कर पा रहे हो, मैनेज आप अच्छे से कर पा रहे हो, यानी कि क्राइसिस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये क्या आता है आपका भावनात्मक आयाम में आता है ना। समझ आ गया? बहुत आसान है कि आप अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपका भावनात्मक में आता है। देखो वही बात आ गई, जब आप इन सब चीजों में फोकस रहोगे, मतलब आप कर पाओगे, आप तनाव में प्रबंधन कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को देखभाल आप कर पा रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर फिटनेस आपकी है, पोषण आप ले पा रहे हो, खुद की देखभाल आप कर रहे हो, मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं कर रहे हो, और जो आगे बताऊंगा जब वो आप कर पा रहे हो, तभी तो आप कहूंगा मैं आपको स्वास्थ्य हो, या आपका स्वास्थ्य ठीक है। समझ आ गया? तो यही आपको एक मन में बैठा कर चलना है स्वास्थ्य का। उसके बाद है सामाजिक। सामाजिक का मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं। परिवार की बात जैसे हम करेंगे, मित्र की बात करूंगा, मतलब आपका परिवार है, आप परिवार से घुल मिल कर रहते हो, ठीक है, दोस्त हैं आपके, दोस्तों से बात आप कर रहे हो, तो ये सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक आयाम में आता है ना। तो एक अब एक स्वास्थ्य है, मैं बोल रहा हूँ व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है, तो उसका मतलब है उसकी ये सब चीजें भी क्या है उसके पास हैं, ठीक है, वो सब चीजों पे भी ध्यान दे रहा है, तभी तो एक स्वास्थ्य की कैटेगरी में उसको डाल रहा हूँ। तो सारे डायमेंशन से आयाम है उसके, ठीक है, परिवार और मित्र। उसके बाद है भाई बौद्धिक। बौद्धिक यानी कि शिक्षा, करियर, यानी कि सारे जो आपके माइंड से रिलेटेड, जहाँ पे आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो बौद्धिक में क्या आ जाएगा आपका, शिक्षा की मैं बात करूंगा, करियर की मैं बात करूंगा, करियर के बारे में आप सोच रहे नहीं सोच पा रहे हैं, आपका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। तो ये हो जाता है भाई बौद्धिक में, है ना, कि भाई आप शिक्षा करी, मतलब कि बौद्धिक आयाम में हम इन सब की बात हम करेंगे। समझ आ गया? आगे देखो आध्यात्मिक की मैं बात करूं, अध्यात्म में आपका लव यानी कि प्रेम, जो कि किसी को कभी नहीं मिलता, ठीक है भाई, ढंग से। उसके बाद आशा यानी कि होप, उसके बाद है परोपकार यानी कि चैरिटी, उसके बाद उद्देश्य यानी कि पर्पस। आध्यात्मिक बेसिकली लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों जाते हैं, ताकि उनको अपना पर्पस पता चल जाए, ठीक है ना, उनको किसी चीज की आशा रहती है, और एक चीज के बारे में, ठीक है ना, समझ आ गया? तो आध्यात्मिक आयाम में हम जब बात करते हैं तो प्रेम, आशा, परोपकार, उद्देश्य की बात हम करते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, तो ये सब बातें हो जाएंगी। तो आध्यात्मिक आयाम में आप ये सब बताओगे। समझ आ गया? तो ये क्या है, इसके स्वास्थ्य के आयाम हो जाएंगे। आगे बात हम करते हैं भाई शारीरिक पुष्टि के घटक की, कि शारीरिक पुष्टि के घटक क्या है, ठीक है। तो समझ आ गया? देखो अगर मैं बात करूं सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट,
देखो एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट करा था, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर बनाया था भाई सर्वांगीण विकास, उसमें आया था वर्ड, उसमें बोला था सभी अंगों का विकास क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। मैंने बोला था भाई ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। भाई ध्यान रखना, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका कब होगा, जब आपके सभी अंगों का विकास होगा। ठीक है, आपका एक अंग ढंग से काम नहीं कर रहा तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट थोड़ी हुआ है। यानी कि आपका पूरी तरीके से जब विकास मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब सर्वांगीण विकास ही होता है। ठीक है ना भाई, अगर उस बच्चे ने कमेंट करा तो उसको समझ आ गया होगा, है ना, अगर वो बच्चा देख रहा है तो सर्वांगीण विकास क्या है भाई, सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक है। अगर शारीरिक पुष्टि उसके पास नहीं है तो वो सर्वांगीण विकास नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है ना। और शारीरिक पुष्टि से ही आपकी जो मांसपेशियां है वो ढंग से वर्क कर पाती है, और ये सब अंग में आ गया, है ना भाई, समझ रहे हो। और जिसके लिए उसके प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार है। कहने का मतलब है सर्वांगीण विकास कब होगा, जब शारीरिक रूप से पुष्ट होगे। और शारीरिक पुष्टि कब हो पाएगी, जब आपको शारीरिक पुष्टि के प्रकार या कह लो उसके घटक का आपको क्या होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, है ना। तो इसमें तीन आते हैं, तीन क्या है इसके घटक हैं, या तीन इसे प्रकार कह लो। कौशल संबंधित पुष्टि, है ना, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि और सौंदर्य संबंधित पुष्टि। ये तीन हो जाएगा, ठीक है भाई, कौशल, स्वास्थ्य और सौंदर्य, ये तीन क्या हो जाएंगे भाई, इसकी प्रकार हो जाएंगे। अब हम बारी बारी क्या कर लेंगे भाई, इसकी बात कर लेंगे और आपका ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो लास्ट है अपना, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो कौशल संबंधित पुष्टि की जब मैं बात कर रहा हूँ तो गामक कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है भाई, कौशल संबंधित पुष्टि। तो इसमें बेसिकली क्या करा जाता है, देखो शारीरिक पुष्टि का मतलब क्या है, आपको सर्वांगीण विकास करना तो उसके प्रकार है। तो हम शारीरिक पुष्टि कैसे कर रहे हैं, इन तीनों को कैटेगराइज कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो अगर आपको क्या करना है, कौशल संबंधित पुष्टि है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, गामक कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है ना। और गामा कार्यशीलता में होता है कि विभिन्न खेलों से संबंधित गामा कौशलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक पुष्टि होती, जैसे कि गति, ठीक है आपका, और शक्ति। ठीक है, और देखो गामा कौशल का मतलब क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियां है ना, ये आपके जो अंग है बेसिकली, है ना, वो क्या कर रहे हैं भाई, ढंग से काम कर रहे हैं, मतलब ये अपना फंक्शन वो कर रहे हैं, तो आपका गामक कौशल हो जाएगा वो, ठीक है। तो बोला क्या गया है इस पुष्टि, यानी कि जो कौशल संबंधित पुष्टि है वो ये कहती है कि विभिन्न खेलों से संबंधित जो गामक कौशल होते हैं, यानी कि किस खेल के लिए आपका कौन सा या कौन सी मांसपेशियां काम कर रही है, उसको बेसिकली विकसित करना, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना, हमें उसको कौशल को, उस गामक कौशल को बढ़ाना है, यानी कि उस शारीरिक पुष्टि को बढ़ाना है। जैसे कि किसी खेल में गति की जरूरत है तो गति को बढ़ाएंगे ना भाई, गति के लिए पैर वाले जो हमारे अंग हैं, हमारे लेग्स हैं, तो उस पर काम फोकस हम करेंगे। तो आप अगर अपने लेग को क्या करोगे भाई, इसकी आपकी गति बढ़ानी है, तो आप अपने जो शारीरिक रूप से पुष्ट यानी गामा कौशल क्या करोगे, अपने आप पैरों को विकसित करोगे उस लेवल पर दौड़ने के लिए, जबकि पैरों की मांसपेशी है, तो वही है, गति आ जाएगा। शक्ति की बात करो यानी स्ट्रेंथ की, अपने हाथों की जो मांसपेशियां है, जो अंग है हाथों को, उसको क्या करोगे आप, उसको पुष्ट करोगे। तो कहने का मतलब ये है, कौशल संबंधित पुष्टि ये कहती है कि गामक कार्यशीलता को बढ़ाना है। गामक कार्यशीलता भी कैसी, कि खेलों के अनुसार जो भी गामक कौशल की जरूरत है उस वो हो जाएगी हमारी कौशल संबंधित पुष्टि। ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि, इसमें क्या बताओगे, स्वास्थ्य संबंधित कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। बेसिकली मैं कहूँ तो हेल्थ रिलेटेड इसमें बात करी जाती है स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि में। तो इसमें बेसिकली स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुष्टि होती है भाई। शारीरिक रूप से पुष्ट होना तो आपको हेल्थ जरूर चाहिए भाई, मैंने स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। तो हेल्थ की बात इसमें करी जाती है, और बीमारियों से शरीर का बचाव होता है भाई। शरीर बचाव कब होगा शरीर रोगों से, तब हेल्दी होगे, ठीक है ना। हेल्दी जब होगे तभी तो आपको क्या आएगा भाई, शारीरिक रूप से फिट हो गए आप, यानी फिजिकली फिट हो गए, तभी आप शारीरिक रूप से पुष्ट बोलोगे। तो इसके अंदर हम स्वास्थ्य की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला था हिस्से का मतलब, घटक का मतलब क्या होता है, किससे मिलकर वो बना है। तो अगर मैं शारीरिक पुष्टि बोल रहा हूँ तो उसके अंदर स्वास्थ्य भी आ गया ना, देख लो, समझ आ गया। तो इसमें क्या भाई, स्वास्थ्य को लेकर हम बात करते हैं, और बेसिकली बीमारियों से शरीर का बचाव करने को लेकर हम बात कर रहे होते हैं, जिससे व्यक्ति अपना जीवन बेहतर रूप से व्यतीत कर सके। जिसमें जो व्यक्ति है अपना जीवन बेहतर रूप से व्यतीत कर सके, इस जब उसका यानी स्वास्थ्य और बीमारी से वो दूर रहे उसका शरीर, तो इसको हम बोलते हैं भाई स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि। समझ आ गया भाई, आगे चलते हैं, है ना। और जब उसका हेल्थ बेटर होगा तो उसके पास स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि है। उसके बाद मैं बात करूं सौंदर्य संबंधित पुष्टि की, तो शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है, यानी आपकी जो शरीर है, आपकी जो शारीरिक बनावट है, आपका जो शरीर है, उसको बेसिकली निखारना। ठीक है, जब आपके रूप रंग की बात आएगी, आपके शरीर की बात आएगी, तो वहां पर हम बात करेंगे सौंदर्य संबंधित पुष्टि, यानी सब व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है।
मतलब कहने का मतलब भाई वो फिजिकली सब कुछ फिट है, लेकिन उसका जो शरीर है वो सुंदर नहीं दिख रहा, तो मजा नहीं आता है ना। किसी के पास बॉडी है लेकिन शकल नहीं है, तो वही बात होगी ना। तो सौंदर्य संबंधित पुष्टि क्या है, व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने पर जोर देता है। तो जब भाई अपना गामक कौशल की बात कर लेगा, स्वास्थ्य की उसने बात कर ली, स्वास्थ्य पुष्टि की, और जब वो सौंदर्य पुष्टि की बात कर लेगा, जब वो तीनों ही चीज को निखार लेगा, तब हम बोलेंगे उसको शारीरिक रूप से वो पुष्ट है और उसका सर्वांगीण विकास हो गया है ना। समझ आ रहा है। तो इसमें व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है, यानी कि मैं कहूँ तो विभिन्न मांसपेशियों पर वो कार्य करता है, चाहे वो हाथ की हो, पैरों की हो, जो हमारी मांसपेशी है उस पर वो बेसिकली काम करता है, अपने शरीर को सुंदर बनाने पर वो जोर देता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, पुष्टि के प्रकार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन, अगला सॉरी टॉपिक, कि शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व का विकास। समझ आ रहा है। अगला टॉपिक क्या है भाई, शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से, यानी कि बेसिकली मैं कहूँ तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जो नेतृत्व है, यानी कि जो लीडरशिप की क्वालिटी है। ठीक है, क्या लीडरशिप की क्वालिटी यानी नेतृत्व का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी हमें बात करनी है। समझ आ रहा है। तो नेतृत्व मतलब क्या होता है, यही बात कर लेते हैं। नेतृत्व मतलब होता है किसी भी ग्रुप को क्या कर रहा है, दिशा दे रहा है गोल तक पहुंचने के लिए, मैनेज करके चल रहा है, हर चीज को देख रहा है। तो वो क्या होता है, नेतृत्व होता है। यानी कि जो एक नेता किसी भी समूह को संभाल रहा होता है किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, वो जो व्यक्ति है, वो जो नेता बना हुआ है, लीडर बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है उन सबका, उस पूरे ग्रुप का। तो नेतृत्व, और नेतृत्व का विकास कैसे होता है, इसी की हमें बात करनी है। कैसे, शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों से किस प्रकार से नेतृत्व का विकास होता है। समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दोबारा बताऊंगा अभी आपको, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन ओवरव्यू आपको दे दिया इस टॉपिक का, है ना। तो हम बात करते हैं नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्या होती है, यानी कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करना है। क्या करना है भाई, मान लो कि मेरे को एक मतलब कि क्लास में गया, मुझे 10 बच्चे चाहिए जिनको एक बेस्ट स्कोर करवाना है फिजिकल एजुकेशन में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उन 10 बच्चों को छांटूंगा। अब मैं क्या हो गया, उनका लीडर हो गया। वहां पर मैं उन 10 बच्चों को तैयार करना है मुझे, किसी के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए। मैं उद्देश्य क्या, उनको एग्जाम में 70/70 दिलाने हैं फिजिकल के। तो वहां पर मैं उनको इकट्ठा करूंगा। तो विशिष्ट उद्देश्य मेरा क्या हो गया, उनको फिजिकल के एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलवाने हैं, 70/70 दिलवाने हैं। तो क्या कर रहा हूँ, मैं उनका लीडर बन गया, यानी मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, मेरे ही छत्र छाया में, मेरे नेतृत्व में क्या करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, उनको मैं गाइड करूंगा। तो ये बेसिकली यही है लीडरशिप, नेतृत्व है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा तथा योग्यता को ही क्या कहते हैं भाई, नेतृत्व कहा जाता है। मैंने उद्देश्य को प्राप्त करना है, कुछ लोगों को इकट्ठा करे उस उद्देश्य के लिए। तो जो कर रहा है इकट्ठा, उसकी जो योग्यता है इकट्ठा करने की, बच्चों को, किसी बच्चों कह रहा हूँ, किसी भी ग्रुप को या कुछ लोगों को या कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा कर पा रहा है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसी की जो ये योग्यता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लीडरशिप बोलते हैं। समझ आ गया होगा। आगे हम चलें। अब एक नेता की भूमिका की बात कर लो कि भाई एक रोल ऑफ लीडर क्या होता है, यानी कि लीडर का रोल क्या होता है ना। नेता से बना है नेतृत्व, है ना भाई। नेता किस प्रकार से अपना कार्य को पूरा कर पा रहे है, करवा रहा है, तो उसी को तो हम बोल रहे हैं वो नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं, बेकार कर रहा है। तो नेता की भूमिका क्या है, तो एक नेता वो होता है जो अक्सर जो अवसर रहता है, स्वीकार योग्य सुझाव देता है और उपयुक्त मार्ग दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे अवसर नहीं आएगा, अक्सर आएगा। ठीक है, यानी कि एक नेता कौन है, जो अक्सर हमेशा अवेलेबल रहता है, स्वीकार योग्य, क्या स्वीकार योग्य सुझाव देता है, यानी कि ऐसे सुझाव, ऐसे सजेशन जो कि स्वीकार योग्य हो, जिनको भाई पचाया जा सके। समझ रहे हो ना। कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिसको भाई पचाना मुश्किल हो जाता है, तो वो वाली बात नहीं कह रहा मैं। स्वीकार योग्य सजेशन देना, यानी जिसको पचाया जा सके, जिसको मतलब कि हाँ इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, और वो उपयुक्त मार्ग भी दिखाता है, एक नेता वो होता है। ठीक है भाई। और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। ठीक है ना भाई। और लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। भाई जो गोल है ना, उनके जो गोल प्राप्त करना, उन गोल प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करता है, कार्य करने की इच्छा रखता है, उसको हम यहाँ प्रेरित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेता बोलते हैं। ठीक है भाई, एक लीडर बोलते हैं। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे एक अच्छे नेता के विशेष गुण क्या हो सकते हैं। भाई एक नेता चुनना है। ठीक है, मान लो कि एक नेता चुनना है भाई, क्योंकि जरूरत पड़ती है हर फील्ड में, एक नेता, एक लीडर चुनना है, सबसे टॉप का एक बंदा चुनना है जो कि सबको मैनेज करेगा, देखेगा। तो उसके लिए किस गुणों की क्या क्वालिटीज हमें देखनी चाहिए उस व्यक्ति में,
ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाता है भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो एक अच्छे नेता के विशेष गुण क्या हो सकते हैं? तो पहला है भाई आकर्षक रूप, यानी कि एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस उसकी होनी चाहिए। भाई हाँ, जब निकले ना तो सब उसकी तरफ देखे, हाँ भाई क्या बंदा निकल रहा है वहां से, यानी कि आकर्षक रूप उसका होना चाहिए। तो नेतृत्व में व्यक्ति का क्या होना चाहिए? आकर्षक रूप बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का पहला प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वही क्या उसकी वैसे से आप उसका क्या दिखता है भाई, उसकी पर्सनैलिटी झलकती है, यानी कि व्यक्तित्व झलकता है। यानी व्यक्तित्व का पहला प्रभाव क्या है? उसका आकर्षक रूप, यानी कि अट्रैक्टिव अपीयरेंस। समझ आ गया? आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई बुद्धिमान। सीधी सी बात है भाई, बुद्धिमान ही नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो किस काम का वो नेता? तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होना चाहिए, वो तभी वो नेता तो बनेगा, तभी तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जो उसके सामने आएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व भी वही कर पाएगा जो बुद्धिमान होगा, जिसके पास इंटेलिजेंस होगी, है ना, या व्यक्ति जो इंटेलिजेंट होगा। तो एक नेता के लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, ताकि आवश्यक है, ताकि क्योंकि समस्याओं को समाधान वो ढूंढ सके, जो प्रॉब्लम उसके सामने है वो सॉल्व कर सके। पता चल रहा है उसकी एक टीम है, एक समस्या आई, वो लीडर ही सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो लीडर किस बात का भाई, है ना। और शारीरिक शिक्षा में बुद्धिमान नेता मार्गदर्शन के लिए जरूरी है। ठीक है भाई, अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ तो शारीरिक शिक्षा में एक बुद्धिमान नेता जो है मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। अभी मैं बात करूंगा जो टॉपिक पे आना है कि भाई शारीरिक शिक्षा से किस प्रकार से नेतृत्व का विकास होता है, ठीक है, अपना टॉपिक है, लेकिन ये सब आपको भाई पढ़ना है ना, क्योंकि टॉपिक क्वेश्चन हमारा वहां से बन सकता है, लेकिन ज्यादा चांस यहाँ से होते हैं। उसके बाद रचनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि वो जो व्यक्ति है, जो लीडर बने या जिसको बनाना है, तो वो क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं कि यार कॉपी पेस्ट वाला बंदा है, उसने वो करा उसी का छाप दिया ना, क्रिएटिव अप्रोच होनी चाहिए, यानी रचनात्मक होना चाहिए वो। तो एक नेता को रचनात्मक और सृजनात्मक यानी इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए आइडिया वो देता रहे, ठीक है, और दूसरों की क्रिएटिविटी, जो कुछ नया आइडिया दे रहा है उसको ग्रहण करे, उसमें अपना कुछ मसाला तड़का लगाए और उसको एक नया कुछ बनाए, है ना। तो वो उसको हम बोलते हैं वो रचनात्मक और सृजनात्मक है ना। तो एक व्यक्ति को, एक नेता को ये तो होना ही चाहिए अगर उसको एक नेता बनना है तो। और ये नेता नई तकनीकों को और विचारों को लागू भी कर सकता है। ये जो नेता होता है कई विचारों को, नई जो टेक्नोलॉजीज होती है उसको लागू भी करता है, ठीक है ना। समझ आ गया भाई, रचनात्मक यानी क्रिएटिव होना चाहिए वो व्यक्ति अगर नेता चुनना है तो। उसके बाद है मित्रता और स्नेह। मित्रता और स्नेह उसके हाव भाव में दिखनी चाहिए भाई, मतलब कि ये नहीं घमंडी ना हो, रूड ना हो, मित्रता वो अच्छी, उसको मित्रता और स्नेह जो हो उसके झलकती हो उसमें, है ना, मतलब कि वो मित्रता और स्नेह में बहुत विश्वास रखता हो, तो एक नेता चुन सकते हो आप, ठीक है। तो मित्र यानी अपनी टीम को प्यार से वो हैंडल कर पाए, ठीक है, हार जीत चलती रहती है, कुछ काम नहीं हुआ चलता रहता है, लेकिन हाँ उस चीज को हैंडल करना, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोत्साहन देना, तो ये एक होना चाहिए, यानी कि मित्रता और स्नेह, यानी फ्रेंडनेस और अफेक्शन होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये गुण क्या है बेसिकली, तो मित्रता और स्नेह एक नेता के आवश्यक गुण है, और एक गुण जो है गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के दौरान सहायक होते हैं बेसिकली, है ना। जो मित्रता और स्नेह वाले जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है बेसिकली कंपटीशन के टाइम पे बहुत देखे जाते हैं, सहायक होते हैं। मान लो टीम हार गई तुम्हारी, क्या करोगे? डांटोगे नहीं, उनको प्रोत्साहन देना है नेक्स्ट टाइम के लिए, है ना, उनको प्यार देना है कि भाई तुमने बहुत अच्छा खेला, आगे नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे और मेहनत करेंगे, तो ऐसे उनको प्रोत्साहन देना है, यानी मित्रता दिखानी है, स्नेह दिखाना है। समझ आ गया भाई, ये हो जाएगा आपका, ये क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, अगर है तो नेता चुन लो, ये है। आगे चले, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, हेल्थी भाई होना बहुत जरूरी है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है। तो एक अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर हेल्थ ठीक है तो वो सारे काम कर पाएगा। हेल्थ प्राइमरी, बाकी सारे सेकेंडरी, तुम्हें पता है। तो हेल्थ ठीक होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य होना, या उसके व्यक्ति का स्वस्थ जो तुम नेता चुन रहे हो स्वस्थ होना चाहिए, ध्यान से दी बात मैं कहूँ तो। एक स्वस्थ नेता बिना थकावट के कार्य कर सकता है, जब बिना थके खुद काम करेगा तभी तो दूसरे को गाइडेंस और डायरेक्शन देगा, सीधी सी बात है। तो अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है। समझ आ गया भाई, तो ये ध्यान रख लेना, अच्छा स्वास्थ्य। तो ये क्या हो गया भाई हमारा अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि जो हमने बात करी कि एक क्या विशेष क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, विशेष गुण होने चाहिए एक अच्छा नेता का तुम्हें चुनना है तो भाई, अगर जिंदगी में कभी चुनना है तो, या तुम्हें खुद भी कभी लीडर बनना है किसी भी फील्ड में, तो अपने अंदर ही सब चीजें लेके आओ, सीधी सी बात है, तो चुन ले जाओगे, ठीक है। झलकता है कि लीडरपन जो होता है ना, वो बंदे में खुद से झलकता है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के द्वारा नेतृत्व का विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के जरिए नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटी का विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके में बात करनी है ना। देखो भाई, पहले ही इतना देखो, तो शारीरिक शिक्षा क्या है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है।
ठीक है भाई, जो शारीरिक शिक्षा है वो व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटीज देती है। और खेल क्रियाओं या खेल गतिविधियों में भाग लेकर एक बालक में नेतृत्व के विभिन्न गुणों का विकास होता है। तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली क्या, गेम, स्पोर्ट्स। तो खेल क्रियाओं के माध्यम से, बेसिकली स्पोर्ट्स से बहुत आते हैं लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है ना। तो खेल क्रियाओं या खेल गतिविधियों में भाग लेकर जो है एक बालक है ना, एक जो नन्ना मुन्ना बालक है, ठीक है, एक जो बालक है ना, एक जो बालक है वो क्या कर सकता है, मतलब कि जो बालक है उसके नेतृत्व के जो विभिन्न क्वालिटी जो मैंने बता दी है, वो उसका विकास हो सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो खेलों के माध्यम से आगे मैं बताऊं, कमेंट। खेल प्रशिक्षक जो है ना, यानी जो ट्रेनर है भाई, जो खेल खिला रहा है, जो स्पोर्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करवा रहा है, तो जो खेल प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर है, वो विद्यार्थी को खेलों के दौरान और कला में विभिन्न अवसर प्रदान कर सकता है भाई, मतलब कि टीम बनाने का, अलग अलग काम उनको दे सकता है ताकि उसके अंदर वो काम को हैंडल करने की क्षमता है। जब उसको काम बांटे जाए, वो कर पा रहा है, तो उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड होगी ना। एक नेता का तो गुण यही होता है कि वो अच्छे से काम उसको कर पा रहा है, ठीक है, टाइम पे। तो ध्यान रखना। तो विभिन्न अवसर प्रदान करने चाहिए खेल प्रशिक्षक को, जिससे एक व्यक्ति में सफल नेता के गुण विकसित किए जा सके। समझ आ गया। और कुछ अवसर जिनके द्वारा एक विद्यार्थी एक अच्छा नेता बन सकता है, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। ये रहे आपके सामने है, ठीक है, कि ये शारीरिक शिक्षा के ऐसे अवसर जिससे कि एक व्यक्ति अच्छा नेता बन सकता है। पहला, विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार टीम का कप्तान बनाना है। भाई, जो विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, जैसे उनकी क्षमता है ना, तो उसी के अनुसार क्या बनाना है, उनको टीम का कप्तान बनाना है। कप्तान अभी बना दोगे तो यार फिजिकल एजुकेशन से तो बना रहे हैं भाई, विद्यार्थी उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग तो टीम का कप्तान बना देंगे, तो उसके अंदर नेता का गुण आएगा ही ना, कि भाई कैसे पूरी टीम को मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या उनको डायरेक्शन देनी है, तो वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो कप्तान बना लो भाई टीम का, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। और छात्रों को अपनी टीम के लिए फैसले लेने का अवसर प्रदान करना। जो छात्र है भाई, वो अपनी टीम के लिए खुद फैसले ले पाए, ये नहीं कि बीच में जो ट्रेनर है ना ना ऐसे करो, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। तो अगर बच्चों को एक लीडरशिप की क्वालिटीज लानी है फिजिकल एजुकेशन से, स्पोर्ट्स से, तो छात्रों को अपनी टीम का जो फैसला है वो खुद लेने दीजिए। उसके बाद विभिन्न कार्य करने के लिए छात्रों द्वारा निर्देशित अलग समितियां व छोटे समूह बनाना, यानी कि अलग अलग काम के लिए क्या कराना है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका ग्रुप बना दो भाई, अलग अलग समितियां बना दो कि ये फलाना समिति है, ढिमकाना समिति, उसका काम ये है ना, तो वो उसी काम को देखेगी। तो विभिन्न कार्य के लिए छात्रों द्वारा निर्देशित अलग समितियां या छोटे समूह बनाना ताकि उस काम को हैंडल कर पाए पर्टिकुलरली। तो उसके अंदर उस काम को करने के लिए जो आ, ऊपर से प्रेशर होगा, काम वो कर पाएगा ढंग से, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी भाई, काम को कैसे करा जाता है, जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि नेता के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी का भाव कब आएगा, जब उसको ये सब अलग अलग समिति या हम ग्रुप में बांटेंगे, तो उस ग्रुप को वो काम करना होगा ना, इसलिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। उसके बाद छात्रों को अधिक जिम्मेदारी सौंपे, जैसे कि भाई खेल गतिविधियों के दौरान विभिन्न काम बांटना, ठीक है भाई, ग्रुप बना दिया गया, फिर छात्रों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम बांट दे रहे हैं सेपरेटली। तो इससे भी क्या होता है, नेतृत्व का विकास हो सकता है। उसके बाद उनमें कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करना, मतलब अलग अलग स्किल को विकसित करने के उनको अपॉर्चुनिटीज दो भाई, कि इस काम से ये आपको पता है, जैसे कि ट्रेनर है, वो कर, उसको पता है कि इस काम से ये कौशल विकसित हो जाएगा, तो उन बच्चों को ऐसे अवसर दो, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हो जाएंगे जिससे क्या शारीरिक शिक्षा से कि उसमें नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। समझ आ गया। ज़्यादा फास्ट मैंने नहीं बोला, तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना, समझ आ गया। तो इसको ध्यान से भाई समझ लेना, आ सकता है एग्जाम में। लास्ट टॉपिक, ठीक है ना भाई, कि प्राथमिक उपचार और प्राइज, यानी कि PRICE, वो वाला प्राइज नहीं है जो तुम समझ रहे हो, है ना, दूसरा ये फिजिकल एजुकेशन वाला, ठीक है। कह सकते हो उससे रिलेटेड है ये आपका। भाई किसी भी चोट या कोई भी आपको लग गई है, तो उसका कैसे उसको ठीक करना है बेसिकली यार, ठीक है, कैसे उसको ठीक करना है, तो उसके लिए कौन कौन से नियम तुम्हें अपनाने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइज, ठीक है, PRIC। इसका अलग अलग महत्व है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं भाई प्राथमिक उपचार क्या होता है, फिर इसके भी हम कर लेंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो देखते हैं। तो प्राथमिक उपचार यानी कि भाई फर्स्ट एड, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार कह लो, प्राथमिक चिकित्सा कह लो, बात एक ही है। इसको इंग्लिश में हम फर्स्ट एड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट एड कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है, फर्स्ट एड कहते हैं, समझ आ गया भाई। तो प्राथमिक चिकित्सा में ये बताओगे, यानी कि जल्दी से
जो चोट उसको लग रही है वो ज़्यादा घातक ना हो, ज़्यादा ज़्यादा वो परेशानी खड़ी ना कर दे, उसके लिए जो उपचार पहले दिया जाता है, जिसको थोड़ा बहुत पता होता है उस मेडिकल के बारे में, वो करता है इस काम को, ठीक है। तो तुरंत दी जाने वाली एक चीज होती है कि जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक उपचार का मतलब क्या है? किसी घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली मदद। तुमने बचपन में देखा होगा यार, फर्स्ट एड यानी फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में तुमने सुना होगा। स्कूल वगैरह में जब देखो किसी को चोट वगैरह लग जाती है, गिर जाता है, सर्वर फट जाता है, तो टीचर कुछ पता नहीं कुछ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं, उसमें रुई लगाते हैं, उसको खून पोंछते हैं। समझ रहे हो ये क्या है? ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड है मतलब कि वो बच्चा जो है जिसका सर्वर फटा है वो तुरंत ठीक हो जाए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वो ज्यादा गंभीर ना हो जाए, तो पहले थोड़ा खुद से एक तुरंत मदद दे दो, उसको ट्रीटमेंट दे दो। तो ये होती है भाई प्राथमिक चिकित्सा, कि भाई किसी घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली मदद। और इसका मकसद क्या है? व्यक्ति की जान बचाना है या उसकी हालत को बिगड़ने से बचाना है, रोकना है, और उसे जल्दी ठीक होने में मदद करना है, इसका मतलब समझ आ रहा है। और जब तक डॉक्टर की सहायता ना मिल पाए, भाई डॉक्टर को तुमने फोन कर दिया, उसको आने में टाइम लग रहा है, तो जब तक उसको थोड़ा खुद से क्या कर देना, ट्रीटमेंट दे देना। तो ये क्या होता है? हमारा प्राथमिक उपचार होता है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, फर्स्ट एड होता है। समझ आ गया भाई? और प्राथमिक उपचार में छोटी छोटो जैसे कि भाई कट पर पट्टी लगाना, यही तो होता है भाई, कि देखो घर में खुद पट्टी लगा देते हैं, वो फर्स्ट एड में ही आता है ना। तो प्राथमिक उपचार है भाई छोटी छोटो जैसे कि भाई कट लग गया, पट्टी बांध दी। और गंभीर मामलों में भाई जैसे दिल बंद हो जाने पर सीपीआर देते हैं, दबा, देखा होगा ना लोगों को, वीडियो भी काफी वायरल होती है भाई कि कुछ किसी को मतलब बेहोश सा हो गया, उसका दिल के पास ऐसा उसको ऐसे दबा रहे हैं, है ना। तो ये सीपीआर होता है। सीपीआर का मतलब क्या होता है? कार्डियो पल्मनरी रिसिस्टेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? हमारा सीपीआर की फुल फॉर्म होती है। तो दिल बंद हो जाने पर उसको सीपीआर दिया जाना, तो ये फर्स्ट एड में ही आता है। और ये आमतौर पर ऐसे व्यक्ति द्वारा ही दिया जाता है, ध्यान रखना, जिसको थोड़ा बहुत प्राथमिक चिकित्सा का बुनियादी ज्ञान हो, हल्का फुल्का उसको पता हो कि भाई कैसे किया जाता है, कोई यारा ग्यारह के ना कर दे, पता चल रहा करना कुछ था, कुछ और कर दिया है, ठीक है ना। तो प्राथमिक उपचार सही समय पर की गई मदद है बेसिकली, जो किसी भी आपात स्थिति में बहुत उपयोगी हो सकती है। सही बात है भाई, किसी भी इमरजेंसी वाली जगह पर जो ये प्राथमिक उपचार है बहुत सही साबित हो सकता है, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई? तो प्राथमिक उपचार की बातें हो जाएंगी कि भाई प्राथमिक उपचार है क्या, ठीक है, फर्स्ट एड है क्या, क्यों करा जाता है, किस लिए लाभदायक है, ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भाई PRIC यानी प्राइस, है ना। तो चोट लगने पर उपचार के लिए, क्योर के लिए, भाई चोट लग गई, ठीक करना है, उपचार करना है, तो उसके लिए हमें इस नियम को मानना होता है, किसको? प्राइस नियम को मानना होता है। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखना भाई, एमसीक्यू में आ सकता है। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन, हिंदी में बोलूँ तो सुरक्षा, ठीक है। इंग्लिश में बहुत आसान है याद रखना वैसे। आर की बात करूँ तो मतलब रेस्ट यानी कि विश्राम। आई से क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा यानी कि आइस। और सी से क्या हो जाएगा? कंप्रेशन यानी कि दबाव या संपीड़न कह लो हिंदी में, ठीक है। तो कंप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ई से क्या हो जाएगा आपका? एलिवेशन यानी कि ऊंचाई। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, अरे क्या बोल रहे हैं भाई, सुरक्षा, विश्राम, बर्फ, दबाव, ऊंचाई, चोट को उपचार करना है, ये सब क्या हो जाए? उसमें ऊंचाई कहाँ से आ गई भाई, बर्फ कहाँ से आ गई? सब पता चल जाएगा भाई। चोट लग रही है कहीं भी, तो उसमें जो PRICE का जो नियम है ना उपचार के लिए, वो क्या कहता है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं चोट लग गई, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो सुरक्षा करनी है सबसे पहले उसकी, यानी पी की हम बात करेंगे यानी कि प्रोटेक्शन की। तो चोट को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए जो प्रभावित हिस्सा जहाँ पर चोट लगी है तुम लोगों को सुरक्षित रखना है। पता चल रहा है जहाँ पर चोट लगी है उसको, और होता है ना, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल है कि चोट लग रही है, उसको बचाने के चक्कर में उसको और कुछ करे जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा? वो खराब हो सकता है, वो जो घायल, जो उसका घाव है वो और बढ़ सकता है। तो जो चोट लगी है ना, वो उसको अधिक बढ़ने से रोकना है, उस हिस्से को सुरक्षित रखना है, ठीक है। सुरक्षा में ये हम बात करते हैं। और इसके लिए भाई बैसाखी का, कोई छड़ी का, जैसी चोट है, ठीक है ना, या अन्य कोई सहायक उपकरण हो गया उस चोट से बचाने के लिए, उसका उपयोग करके क्या वजन डालने से हम बचते हैं। मतलब उस जो जगह है, प्रभावित जगह है, उस पर वजन ना डालना है, उसकी प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा, ठीक है, सुरक्षा के अंतर्गत। आगे मैं बात करूं उसके बाद विश्राम। जो चोटिल हिस्सा है ना, क्या है भाई? जो चोटिल हिस्सा जहाँ पर चोट लगी है, जो प्रभावित हिस्सा है, तो चोटिल हिस्से का उपयोग बंद कर दें। तो विश्राम का मतलब है आराम। तो जहाँ से चोट लगी है ना, उस हिस्से को तो यूज है, मतलब हाथ में चोट लगी है, बस ऐसे लेके बैठे रहो,
कहने का मतलब है जहां पर कौन सा चोटिल हिस्सा है ना, उसको आराम देने दीजिए भाई अभी, मतलब कि उसको उसका उपयोग बंद कर दो, उसका यूज मत करो, या गतिविधि को रोक दो उससे, ठीक है, ताकि चोट ना बढ़े, दर्द ना बढ़े, और जल्दी ठीक हो सके। कई बार देखना होगा आपने लोगों की कि लोगों के पैर में मोच आ रही होती है लेकिन उनको चैन तो पड़ता नहीं है। वो जब भी भाई अपना काम कर रहे होते हैं, और जो पैर की सूजन है, जो उनको मोच आई थी, उनका पैर इतना मोटा हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है भाई, जो उनका प्रभावित हिस्सा, जो चोट लगी है भाई, उसको आराम दे दो। वो कह रहा है मेरे को आराम दे दो भाई, गतिविधि मत करो इससे भी, वरना कुछ और हो जाएगा। तो वही बात है। तो हमें तो ध्यान रखना है भाई, चोट लग गई रेस्ट कर लो, उस हिस्से को छोड़ दो, उसको आराम करने दो, ठीक है। और टांग, घुटने, टखने या पैर की चोट में भार ना डालने के लिए बैसाखी का उपयोग करें, ठीक है। बैसाखी को तुम सर्च करना, इमेज देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इमेज किसकी लगाई है तो मैं बता दूंगा, ठीक है अभी। तो बैसाखी का उपयोग करना, और हाथ, कोहनी या कलाई की चोट के लिए स्प्लिंट लगाएं, ठीक है ना। स्प्लिंट क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है भाई आपका स्प्लिंट, ठीक है, स्प्लिंट कहते हैं वैसे तो देखो ये क्या है, आप देख रहे हो कुछ, ये हाथ है, हाथ में लगाया गया है, ये हो गया। तो ये है क्या बेसिकली, ये है भाई आपकी, मान लो कि हाथ, कोहनी, कलाई की चोट है, आपको उसे स्थिर करना है। आप चाहते ही नहीं कि वो यहाँ से यहाँ हिले, चाहते नहीं आपका हाथ ऐसे हो, या आप चाहते आपका हाथ ऐसे ना हो, तो आप क्या करोगे, आप इसी का यूज करोगे, क्या करोगे, स्प्लिंट का यूज करोगे। देख लो भाई ये क्या है, अगर आपके हाथ पे मैंने ये लगा दिया, ये वाली इमेज देखो, तो आपका हाथ यूं आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो वही है, तो कहने का मतलब यही है कि हाथ, कोहनी या कलाई पे कुछ चोट लग रही है, उसको आप चाहते हो गतिविधि ना हो, आराम भी, विश्राम देना है, तो सीधी सी बात है, उसमें गतिविधि या कोई मूवमेंट तो करानी नहीं है, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिंट का यूज कर सकते हैं, समझ आ गया। और बाकी बैसाखी का उपयोग कर सकते हैं टांग, घुटने, टखने पर वजन ना देने के लिए, ठीक है भाई, ताकि चोट पर भार ना पड़े, समझ आ गया। तो ये विश्राम की बात आ जाएगी। उसके बाद बर्फ की हम बात कर ले, आइस। तो बर्फ लगाने से क्या होता है, रक्त वाहिकाएं संकुचित होती हैं, ठीक है, जिससे जो आंतरिक रक्त स्राव है वो कम होता है और सूजन घटती है। बेसिकली आपको जहाँ पे चोट लगी, जो सूजन है, तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली हमें बर्फ लगानी चाहिए। ये हम देखोगे लोगों को कई बर्फ लगाते हैं, बर्फ क्यों लगाते हैं, ताकि जो उनकी रक्त वाहिकाएं होती हैं वो संकुचित होती हैं, ठीक है। मतलब कि उनका संकुचन होने लग जाता है, और जो आंतरिक रक्त स्राव है, जो रक्त चल रहा है, फ्लो उसका हो रहा है, वो कम हो जाता है, ठीक है ना, और सूजन घटती है। और बर्फ लगाने से पहले क्या हो जाता है, त्वचा पर सूखा या गीला कपड़ा रखें ना भाई, जब बर्फ लगा रहे हैं तो त्वचा पर क्या करना है, हमें गीला कपड़ा रखना है, सूखा या गीला कपड़ा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे 15-20 मिनट से अधिक ना लगाएं, मतलब देखो जहाँ पे आपको सूजन वूजन है, वहां पर कोई गीला या सूखा कपड़ा रख दो, फिर बर्फ लगानी है आपको, ठीक है। और ये 15-20 मिनट तक करना है, और फिर आपको थोड़ा रुक जाना है, और इसे हर घंटे का 10 से 20 मिनट तक दोहराएं, मतलब 1 घंटे में 10 से 20 मिनट करा, रुक गए, फिर अगले घंटे 10 से 20 मिनट करा, रुक गए। तो ये आइस वाला कंसेप्ट में आ जाएगा प्राइस के तहत, ठीक है। आई हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे सी, यानी कि कंप्रेशन की, दबाव। जो चोट है ना उसको थोड़ा संपीड़न देना है, दबाव देना है, इतना भी नहीं दबाना है कि उसका काम ही खराब हो जाए, ठीक है भाई, ध्यान रखना, दबाव यानी कि सी। तो चोट के आसपास सूजन को कम करने के लिए लोचदार पट्टी, हमने देखोगे जहाँ पे चोट लगती है वहां पर गर्म पट्टी बांध देते हैं, या कोई नॉर्मल व्हाइट कलर की पट्टी बांध देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके, उसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। तो लोचदार पट्टी बांध दिया, कपड़ा बांध दिया, या संपीड़न स्लीव का उपयोग कर लिया। संपीड़न स्लीव मतलब जो कि पर्टिकुलर इस चीज के लिए, कंप्रेशन के लिए ही बनाई गई है, संपीड़न का मतलब कंप्रेशन ही होता है, ठीक है। संपीड़न संपीड़न स्लीव का उपयोग कर लिया, जहाँ पर तुम कपड़े पट्टे की जगह पर, ताकि जो हल्का सा दबाव बना सके उस जगह पर जहाँ पर चोट लगी है, और पट्टे को सही तरीके से लपेटे, या इस चीजों को जो कपड़ा वगैरह है इसको सही तरीके से लपेटे, ताकि रक्त प्रवाह बाधित ना हो। कई बार होता है ना भाई, हमारा जो खून का फ्लो हो रहा है, हम उसको टाइट बांध देंगे तो क्या होगा, खून का जो प्रवाह होता है वो रुक जाएगा, तो प्रवाह बाधित ना हो। क्या है, जो प्रवाह है, खून का जो फ्लो है, रक्त का जो फ्लो बाधित ना हो। और बहुत अधिक कसी हुई पट्टी सूजन बढ़ा सकती, सही बात है भाई, ठीक है, कि भाई तुमने बहुत कसकर पट्टी बांध दी, क्या होगा, तुम्हारी सूजन बढ़ जाएगी, यही बोला जाता है, ठीक है ना भाई। दबाव बनाना है तो तुम्हें क्या करनी है, हल्की सी पट्टी बांध देनी, कपड़ा बांध देना, या संपीड़न स्लीव का यूज कर लिया। और हमें इस तरीके से करना है ताकि जो खून है ना, वो रक्त जो है वो फ्लो अच्छे से हो जाए उसका। और ज्यादा अधिक कसी हुई पट्टी भी हमको नहीं बांधनी है, ताकि वो सूजन बढ़ा जाए, मतलब कि अगर ज्यादा कसी हुई पट्टी बांधेंगे तो सूजन बढ़ जाएगी, तो वो नहीं करना है, तो दबाव में ही आ जाएगा। उसके बाद है ऊंचाई, यानी कि एलिवेशन। तो जहां पर चोट लगी है, जो अंग आपका ग्रसित है उस चोट से, उसको थोड़ा हृदय से थोड़ा हाइट पे ले आओ। देखा होगा ना आपने लोगों को
कि जो उसका फ्रैक्चर, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कभी कि जिसका जो पैर फ्रैक्चर होता है, हो रहा होता है फ्रैक्चर, ठीक है, तो डॉक्टर ये करते हैं उसके इस टांग को थोड़ा हाइट पे ले जाते हैं। देखो कभी आपने, पता नहीं, अब देखा नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे को बिस्तर पे लेटा हुआ, उसका टांग में कुछ फ्रैक्चर वगैरह है, तो उसके उस टांग को थोड़ी हाइट पे लटका देते हैं। वो इसलिए करते हैं भाई, उनको भी जो PRIC है ना, उनको उसका कंसेप्ट पता होता है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चोट वाले अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं। तो चोट वाले अंग को क्या करना है भाई, हृदय का जो, मान लो मैं ऐसा लेट गया, ठीक है, लेटूंगा तो पढ़ाएगा कौन तुम्हें, तो लेट गया तो मेरा जो हार्ट है ना, मैं उससे वो वाला अंग थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो चोट वाले अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाना है। इससे भाई सूजन और दर्द कम होता है। क्या होता है, इससे सूजन और दर्द कम होता है। कभी चोट लगे तो करके देख लेना, ठीक है। और इसके लिए तकिया या अन्य वस्तुओं का उपयोग भी हम कर सकते हैं। मतलब कि तकिया लगा लो यार, मान लो थोड़ा हाइट तक ले जाना है तो नीचे एक तकिया दो तकिया लगा लो, आपको हृदय के स्तर से तो ऊपर ले जाना, ताकि आपको रिलीफ मिल सके, या कोई और वस्तु का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर तो वहाँ पर लटका ही देते हैं किसी चीज़ से, आपने देखा होगा, तो ऊंचाई पर ले जाने का काम वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। और चैप्टर खत्म, आ गया भाई मजा। अगर स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ रहे हो ना, काफी मजा आ रहा होगा इसको देख के, ठीक है ना। भाई सिलेबस का एक चैप्टर खत्म हो गया, टेंशन थोड़ी सर से कम हो गई ना, वैसे टेंशन लेनी नहीं चाहिए, है ना। तो चैप्टर का द एंड हो चुका है, मजा आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो भाई कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, समझा देंगे। कोई डाउट आएगा तो वहीं पर ही। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को कमेंट कर दो एक प्यारा सा, और वीडियो को शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।